डॉक्टर ए के ओझा ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बनाई जा रही है क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। उसमें हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स अभी साथ साथ चल रहा है और एक दो विषय हम चलाएंगे। अभी इकोनॉमिक्स क्लास 10th का सीरीज बन रहा है और उसका चैप्टर 3 है और चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा एवं साख। और देखिए मेरे हाथ में ये बुक है, ये क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की बुक है और इसका जो हेडिंग दिया गया है वह आर्थिक विकास की समझ, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और बिल्कुल ये सटीक इसका शीर्षक है, क्योंकि इस बुक को जब तक आप गहन अध्ययन नहीं कीजिएगा तब तक आपके मन में आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कोई कंसेप्ट ही नहीं बन पाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है। एक और बात मैं हर बार समझाता हूं कि एक क्लास 10th की बुक है, तो क्लास 10th के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है। लेकिन वैसे सभी स्टूडेंट या छात्र छात्राएं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, वह एग्जाम सिविल सर्विसेज आईएएस पीसीएस का एग्जाम हो या बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, टीचर का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, क्लर्क लेवल का एग्जाम हो, सभी में इकोनॉमिक्स से और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं और उसके लिए यही एक बेहतर तरीका है। तो आइए आज का जो टॉपिक है वह है मुद्रा और साख। देखिए मैं यहां लिख दिया हूं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 10 चैप्टर 3 पार्ट 7। यह पार्ट 7 बन रहा है, इसके पहले के सभी पार्ट बन गए हैं और सभी का लिंक एक प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप सबको देखिए। और देखिए पेज 48 है, अगर आपके पास बुक हो तो आप उसका पेज संख्या 48 यानी 48 यानी 48 पृष्ठ संख्या ओपन कर लीजिए। और अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरी बात को सुनिए। मैं हर शब्द को पढ़ता हूं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं बहुत सरल तरीका से। ये बुक तो आपके पास ही है और आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन टीचर का काम है कि इसी बात को कितनी सरलता से आप तक वो संप्रेषित करते, और यही काम एक टीचर करता है जो मैं कर रहा हूं। तो मेरे साथ आप आइए और इसको पढ़िए। और एक और बात देखिए कि आज का जो टॉपिक है वह भारत में औपचारिक क्षेत्र के साख यानी कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। जो फॉर्मल सेक्टर से जो क्रेडिट मिलते हैं, जो लोन्स मिलते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि क्रेडिट का मतलब कंफ्यूज मत कीजिए, लोन है। साख का मतलब ऋण से लिया जाता है। तो जो औपचारिक क्षेत्र से जो भी लोन्स वगैरह हम लोग प्राप्त करते हैं या भारत की जनता प्राप्त करती है, उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। और एक और बात है कि जैसे फॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या है, जो बैंक है, जैसे रिजर्व बैंक के गाइड में जितने सब बैंक्स जब आते हैं वो सब फॉर्मल सेक्टर आते हैं, तो उस पर मैं चर्चा करूंगा। और जो ऐसे जो साहूकार वगैरह जो देते हैं वो सब आपके इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्मल यानी औपचारिक, औपचारिक मतलब फॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं। और देखिए मैं इसको पढ़ रहा हूं, लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, आपके लिए बहुत लाभदायक है। और इसी के साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि वह भी बेनिफिटेड हो। और इसी के साथ आप कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और आपको पसंद आता होगा इसलिए आप लाइक भी करें। अब आइए टॉपिक पर हम आते हैं। देखिए हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा है कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। यानी पहले मैं ये चैप्टर में जो पीछे वीडियो बना इसके पहले उसमें मैं इस बात को समझाया हूं कि लोग जो है ऋण यानी लोन वो कई सोर्सेस से वो लेते हैं, प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक यानी फॉर्मल तथा इनफॉर्मल सेक्टर यानी अनौपचारिक क्षेत्र ऋण। तो यही बात कह रहा है कि लोग विभिन्न तरीके से ऋण देते हैं, कई माध्यम से, कई स्रोत से ऋण देते हैं। तो जनरली इसको हम जो स्रोत होते हैं
कर्ज प्राप्त करने के, उधार लेने के या ऋण लेने के, लोन लेने के, उसके मुख्यतः दो क्षेत्रों में बांट दिया गया। एक को औपचारिक कहा गया, ठीक है, औपचारिक क्रेडिट लोन्स, क्रेडिट कहा गया। औपचारिक का मतलब होगा कि जो फॉर्मल होते हैं, कि जो फॉर्मल सेक्टर हैं, औपचारिक क्षेत्रक यानी फॉर्मल सेक्टर से ऋण, ठीक है ना, और यानी कि फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट। और दूसरा होता है अनौपचारिक जो कि इनफॉर्मल है। तो यही बता रहा है कि एक होता है औपचारिक यानी फॉर्मल और दूसरा होता है अनौपचारिक सेक्टर लोन। पहले वर्ग में बैंकों और सरकारी या सहकारी समितियों से लिए गए कर्ज आते हैं। तो जो पहला वर्ग है यानी कि जो फॉर्मल सेक्टर है, जो औपचारिक क्षेत्रक है, उसमें बैंक और सहकारी समितियों से कर्ज लिए जाते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। तो औपचारिक तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया कि फॉर्मल सेक्टर क्या है, यानी औपचारिक क्षेत्र क्या है, तो वह बैंक और सहकारी समितियां हैं, यही फॉर्मल है औपचारिक। और इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, यानी अनौपचारिक क्षेत्र क्या है, उसमें आपके जो साहूकार हैं, हर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में साहूकार होते हैं। आपके पास पैसा नहीं होता तो आप उनके पास जाते हैं, वो ऊंचे दर पर, ब्याज पर आपको पैसा उधार देते हैं। फिर व्यापारी होते हैं, ट्रेडर लोग भी सूदखोरी का काम करते हैं, सूद चालाने, सूद पर पैसा देने काम करते हैं। मालिक भी आपको पैसा दे देता है और ऊंचा रकम लेता है, या पैसा नहीं लेता है तो उसी में आपसे बंधुआ मजदूर जैसा काम कराता है। आपके रिश्तेदार भी आपको पैसे देते हैं तो वो भी अनौपचारिक सेक्टर हो गया। दोस्त से भी आप पैसे लेते हैं। ये सब जो सेक्टर है वो इनफॉर्मल सेक्टर है, अनौपचारिक क्षेत्र है। आलेख 1 में आप भारत के ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। क्या अधिक ऋण अनौपचारिक क्षेत्रों से आ रहा है या औपचारिक क्षेत्र से? अब देखिए यहाँ पर ग्राफ 1 है, मैं यहाँ पर बना दिया हूँ कि ये आलेख मतलब ग्राफ होता है। तो ग्राफ 1 में आप देखिए कि भारत में जो ऋण लिए जा रहे हैं वो कहां से लिए जा रहे हैं, और यह है ग्रामीण भारत में ऋण के स्रोत 2019, यानी कि 2019 में का ये डेटाज है, 2019। और 2019 में ग्रामीण सेक्टर में कहां से लोन लिया जा रहा है भारत में, ये देखिए इस ग्राफ में बताया गया है। आपके बुक में भी ये ग्राफ दिया गया है, इसी को हमने इस बोर्ड पर बना दिया है। तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, ये है ग्राफ 1 यानी आलेख 1, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन रूरल इंडिया 2019। अब देखिए इसमें आप क्या देख रहे हैं, देखिए 51% जो ये ग्रामीण सेक्टर में जो भी लोग लोन लेते हैं या कर्ज लेते हैं वह व्यवसायिक बैंक से लेते हैं। कमर्शियल जो बैंक्स हैं उससे लोग 51% यहाँ पर कर्ज या पैसा ले रहे हैं। 51% व्यवसायिक जो बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है, वहां से लेते हैं। 10% आप देखिए सहकारी समितियों से ले रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? 10% देखिए मैं लिखा हूं सहकारी, जो कोऑपरेटिव एजेंसीज हैं तो वहां से या कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं वहां से 10% लोग लोन लेते हैं। 51 यानी 51% लोन लोग व्यवसायिक बैंक या कमर्शियल बैंक से लेते हैं। जो भी हम लोग बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं, जो आरबीआई के अंतर्गत गाइड होता है, वह व्यवसायिक बैंक कहा जाता है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको कंट्रोल करता है, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, तमाम जो बैंक है, और साथ ही साथ कुछ प्राइवेट बैंक भी हैं, एक्सिस बैंक हो, आईसीआईसी बैंक हो, ये सभी व्यवसायिक बैंक कहे जाते हैं। तो यहाँ से 51% लोन लिए जाते हैं और 10% सरकारी सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव ये सोसाइटीज है, एजेंसीज है, वहां से लिए जाते हैं। और देखिए 5% जो लोग लोन ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, वह अन्य औपचारिक एजेंसियों से, कुछ और औपचारिक एजेंसियां होती हैं और जिसमें कि बहुत है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो वो 5% वहां से लेते हैं। 1% लोग लोन जमींदार लोगों से, जो
लेते हैं, जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनसे 1% लोन ले रहे हैं। और 23%, देखिए 23% लोन लोग साहूकार से लेते हैं। देख रहे हैं ना, ये मनी लेंडर हैं, ये साहूकार जो ब्याज पर पैसा देते हैं। तो हर गांव में, ग्रामीण एरिया में साहूकार होते हैं, तो ये 23% लोग यहाँ से लेते हैं, इनका भी बहुत बड़ा परसेंटेज है। और इसके बाद देखिए कि 7% जो लोग ऋण प्राप्त करते हैं या कर्ज लेते हैं या उधार लेते हैं, वो अपने रिश्तेदार एवं मित्र से लेते हैं, ये डेटा जाया है। और देखिए 3% जो लोग पैसा लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वह अन्य औपचारिक एजेंसियों से लेते हैं, अनौपचारिक इनफॉर्मल सेक्टर से, ठीक है ना। 3% लोग अन्य इनफॉर्मल सेक्टर से या एजेंसी से लोन लेते हैं। तो एक ये डेटा जो आपके बुक में दिया गया है और ये काफी अध्ययन के बाद दिया गया है। इसके बाद देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोत की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। तो भारत का जो रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वह जो है औपचारिक जो स्रोत है, मतलब फॉर्मल जो सेक्टर हैं या सोर्सेज हैं, उसकी क्या कार्य प्रणाली है, उसके वर्क पर, उस पर सिस्टम पर वो पूरा नजर रखता है, सुपरवाइज करता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा यानी डिपॉजिट्स का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं। तो हम देखते हैं कि बैंक जो होते हैं, बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आते हैं, जमा होता है, तो सब पैसा लोगों को लोन्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बैंक, यानी कर्ज नहीं दे देता है, बल्कि उसका कुछ परसेंटेज अपने पास, मिनिमम परसेंटेज रख लेता है। और यह आरबीआई का गाइडलाइंस होता है, कितना पैसा आपको रखना ही होता है। आरबीआई नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है, और आरबीआई इस बात पर हमेशा नजर रखता है कि बैंक जो है वो अपने पास कैश बैलेंस बना के रखता है कि नहीं रखता है, क्योंकि उसको रखना जरूरी है, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी में उस कैश बैलेंस की जरूरत आ सकती है। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। देखिए बैंक जो है यानी आरबीआई जो है, इस सब बात पर चौकन्ना रहता है, नजर रखता है कि, और बैंकों से सबका रिकॉर्ड मांगता है कि ऐसा तो नहीं कि आप जो लोन दे रहे हैं वो सिर्फ बड़े बड़े व्यवसायी जो हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं, उन्हीं को आप लोन मुहैया करा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप बैलेंस बना के चलिए। आप छोटे किसानों को भी लोन दीजिए, आप छोटे उद्योगों के लिए भी लोगों को लोन दीजिए, जो मुद्रा लोन वगैरह उसी सब सेक्टर में आया है। और साथ ही साथ आप छोटे जो कर्जदार हैं, जो लोग छोटे पैसा लेना चाहते हैं, उनको भी आप लोन मुहैया कराइए। तो ये आरबीआई का गाइडलाइंस होता है, और आरबीआई इस पर देखता है, क्योंकि बैंक सिर्फ बड़े बड़े व्यापारी और बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं उन्हीं को लोन देंगे तो फिर देश का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। इसलिए छोटे किसान, छोटे जो उद्योग धंधा करने वाले व्यापारी हैं, छोटे जो कर्जदार है, छोटा पैसा लेने चाहते हैं, सबको आपको लोन देना है। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वो कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या है। और टाइम टू टाइम आरबीआई को सभी बैंक अपना यह रिपोर्ट पेश करते हैं कि वो किसको कितना, उसके पास कितना पैसा हुआ, कितना वो लोन दिए, उस लोन में कितना लोन वो बड़े व्यवसायी और व्यापारी को दिए, कितना लोन वो किसानों को दिए, कितना ऋण या कर्ज वह छोटे व्यापारी को दिए या छोटे कर्जदार को दिए, ये सब उनको बताना पड़ता है। और साथ ही साथ वो ब्याज दर क्या रख रहे हैं, तो अपने ब्याज दर को भी उनको रखना होता है। तो बिल्कुल यह ट्रांसपेरेंट सिस्टम उनको रखना होता है। अब आइए अनौपचारिक जो सेक्टर हैं, यानी कि इनफॉर्मल जो सेक्टर है, अनौपचारिक क्षेत्र में जो ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। तो अब दूसरी आ गई, हम तो फॉर्मल सेक्टर में बता दिए कि जो ऋणदाता है, जो ऋण देने वाला है, उसकी हर एक्टिविटीज पर, गतिविधि पर आरबीआई का नियंत्रण होता है। और आरबीआई कहता है कि वह एक जस्टिफाइड रेट पर या जस्टिफाइड इंटरेस्ट रेट पर वह लोगों को पैसा दे,
सूद पर, और सभी को दे, छोटे व्यापारी को, किसान को और बड़े व्यापारी, सबको एक बैलेंस बना के चले। लेकिन जो अनौपचारिक क्षेत्र हैं यानी इनफॉर्मल सेक्टर जो हैं, वहां जो लेंडर्स होते हैं, ऋणदाता हैं, उनकी गतिविधियों पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन पाई है, कोई संस्था नहीं है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। अब ये लोग अपने मनचाहा दर पर ऋण दे सकते हैं और उन्हें नाजायज तरीके से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला भी कोई नहीं है। और वो क्या करते हैं कि नाजायज तरीके से पैसे वापस लेते हैं। वो लोग मसल पावर का उपयोग करते हैं, उनके पैसा वसूलने वाले होते हैं। कई कई व्यापारी देखते हैं कि ऐसे अनौपचारिक क्षेत्र से यानी इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले लेते हैं और वो लोग इतना उस पर दबाव डालते हैं कि बहुत बहुत व्यापारी तो आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है ना, या उनका बिजनेस बंद हो जाता है। तो ये होता है अनौपचारिक इनफॉर्मल सेक्टर में कर्ज लेने वाले और देने वाले की कंडीशन। अब आ जाइए कि अनौपचारिक, यहाँ पर औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। तो ये देखा गया है कि जो फॉर्मल सेक्टर से जो लोग लोन लेते हैं और जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, तो इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा उनको इंटरेस्ट देना होता है, ज्यादा उनको ब्याज देना होता है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है ना। जब भी मैं औपचारिक करता हूं तो आप फॉर्मल समझ लीजिएगा, जो आरबीआई के गाइडलाइन पर चलता है, सीधी सी बात है। और जब मैं इनफॉर्मल बोलता हूं या अनौपचारिक क्षेत्र को बोलता हूं, इसका मतलब कि उस पर कोई एजेंसी नहीं होती है। तो जो अनौपचारिक क्षेत्र के लोग ऋणदाता हैं वह ज्यादा ब्याज पर पैसा देते हैं, इसीलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता की को अधिक महंगा पड़ता है। इसलिए जो इनफॉर्मल सेक्टर से जो लोग लोन लेते हैं यानी अनौपचारिक सेक्टर से जो लोग कर्ज लेते हैं, उन्हें महंगा पड़ता है वो कर्ज। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर जो ऋण है यानी इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगी तो उसका क्या होगा कि जो बोरोवर्स है या जो कर्जदार है उसकी अपनी आमदनी का अधिकतम हिस्सा तो सूद चुकाने में ही, ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है, जैसा कि हमने सोनपुर के श्यामल के मामले में देखा है। तो श्यामल का मामला हमने बताया है, एक छोटा किसान है तो उसके पास अपनी आय बहुत कम बचती है। तो पहले ये वीडियो में बताया जा चुका है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सभी वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा। छोटा छोटा मैं वीडियो बनाता हूं ताकि आप बोर ना हो। तो है, और देखिए कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है, जैसा कि सोनपुर की रमा के मामले में देखा, और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। और ऐसे सबके से स्टडी आपको बताया जा चुका है। कभी कभी क्या होता है कि कर्ज इतना बढ़ जाता है और आय बहुत कम होता है, तो लोग क्या करते हैं कि अब उस कर्ज को चुका नहीं पाते हैं और वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, कर्ज जाल, उसी को डेप्ट ट्रैप कहा जाता है। डेप्ट ट्रैप यानी कर्ज जाल में लोग फंस जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, उद्यम माने उद्योग धंधा, वे ऋण को अधिक लागत को देख पीछे हट जाए। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है तो मैं कर्ज लेकर कुछ उद्योग धंधा शुरू कर दूं, लेकिन जब वो इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में, जिस पर कि आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है, तो वहां इतनी ऊंची दर पर वो लोग ब्याज वसूलते हैं कि उनको लगता है कि भाई तो मैं चुका ही नहीं पाऊंगा। तो बहुत लोग वो कर्ज नहीं ले पाते हैं और अपना उद्यम या उद्योग धंधा नहीं शुरू कर पाते हैं। ये भी उसका प्रभाव है। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज्यादा कर्ज देना चाहिए। अब इसका समाधान क्या है कि भाई यही समाधान है कि जो बैंक है और जो सहकारी समितियां हैं यानी कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं, उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर्ज देना चाहिए और सुलभ तरीके से लोगों को कर्ज मिल जाए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। तो जो ये फॉर्मल सेक्टर जो होते हैं यानी बैंक्स जो होते हैं, व्यवसायिक बैंक जो रिजर्व बैंक से गाइड हो रहे हैं, या जो कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियां होती हैं, ये लोग सस्ते रेट पर
इन कंपेरिजन मतलब इनफॉर्मल सेक्टर के तुलना में बहुत सस्ते रेट पर ये लोन देते हैं। इससे कोई अपना उद्योग धंधा चला सकता है और एक अच्छा आय कमा सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी इस पर जोर देना चाहिए और सरकार जोर दे भी रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बैंक से ही और सहकारी समितियों से ही लोन लें। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं, वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। बिल्कुल है कि अगर सस्ते दर पर कर्ज मिलेगा बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से तो देश का विकास होगा, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए सभी के पास पैसे उतना होते नहीं है। तो लोन या कर्ज या ऋण एक जरूरत होती है। अगर सस्ता और सुलभ तरीके से सामर्थ्य के अनुकूल अगर कर्ज मिले तो देश के विकास बहुत तेजी से होगा और देश के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के विकास के लिए भी यह बहुत जरूरी है। तो आज यही रहेगा। अगला जो टॉपिक होगा वह है फॉर्मल इनफॉर्मल क्रेडिट्स, हु गेट्स व्हाट, यानी औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है ये मैं बताऊंगा। और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।